राजा धर्मकेतु सिंहासन पर बैठे थे। दरबार शांत था। मंत्री, सेनापति और अधिकारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राज्य की आय कम क्यों लिखाई जा रही है, जबकि कर बढ़ाए गए हैं? महामंत्री चाणक्यदत्त आगे बढ़ा, चेहरे पर गंभीरता और आवाज में आत्मविश्वास। महाराज, यह सब प्रजा की लापरवाही का परिणाम है। लोग कर छिपा रहे हैं। यदि अनुमति हो तो और कड़े नियम बनाए जाए। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, यदि यही उचित है तो वैसा ही हो। सेनापति वीरेंद्र ने ये सुना पर चुप रहा। उसने हाल ही में गांवों का दौरा किया था। वहाँ उसने भूख, कर्ज और डर देखा था, आलस्य नहीं। दरबार समाप्त होते ही वीरेंद्र सीधे गांव पहुंचा। दो लोग आपस में बात कर रहे थे। सरकार से शिकायत करने जाओ तो सिपाही भगा देते हैं और हमें वहाँ खला भी नहीं होने देते। कर इतना है कि फसल बेचकर भी कुछ नहीं बचता। उन्होंने देखा कि वीरेंद्र ने उन दोनों की बात सुन ली, तो वह डर के मारे कहने लगे, सेनापति जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें दंड मत दीजिए, हम आपका कर समय पर चुका देंगे। ये कैसी बात कर रहे हो बोलूराम? मैं तुम्हें क्यों दंड दूंगा? तुमने ऐसा क्या किया है? बल्कि मैं महाराज से जनता की समस्याओं के बारे में बताऊंगा। सेनापति जी, आप बहुत दयालु हैं। भगवान आपकी सदा रक्षा करे। महल के भीतर चाणक्यदत्त अपने कक्ष में बैठा था। सामने सोने की मोहरें और बही खाते खुले थे। राजा सवाल करने लगे, पर अब भी मेरे हाथ में सब कुछ है। आप चिंता न करें महाराज। ठीक है मंत्री, तुम मुझे सारा हिसाब बताकर ही जाना। अभी मैं चलता हूँ। राजा वहाँ से चला गया। तभी एक गुप्तचर आया। सेनापति वीरेंद्र गांवों में बातें कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा महामंत्री जी, तो एक दिन में फंस जाऊंगा और आपका ये पद भी चला जाएगा। सेनापति वीरेंद्र का अब कुछ करना ही पड़ेगा। सुन अभी, तू जा यहाँ से। चाणक्यदत्त मुस्कुराया, तो उसे हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन दरबार में चाणक्यदत्त बोला, महाराज, सेनापति सेना को भड़काने का प्रयास कर रहा है। वह प्रजा को आपके विरुद्ध उकसा रहा है। राजा ने तीखे स्वर में पूछा, वीरेंद्र, क्या यह सत्य है? महाराज, मैंने केवल सच देखा और सुना है। झूठ की आड़ में विद्रोह भी छिप सकता है क्या महाराज? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है महामंत्री चाणक्यदत्त जी। महाराज, आप जो फैसला लेंगे मुझे वही मंजूर है। राजा ने निर्णय सुनाया। जांच तक वीरेंद्र अपने पद से हटाया जाए। वीरेंद्र बिना बहस किए बाहर निकला। वो सीधे राजलेखक सोमेश्वर के पास गया। मैं जानता था एक न एक दिन चाणक्यदत्त तुम्हें फंसाएगा जरूर। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, बताओ। क्या राजकोष का असली हिसाब तुम्हारे पास है? सोमेश्वर ने धीमे स्वर में कहा, है, पर हिसाब दिखाना जान जोखिम में डालना है। यदि आज नहीं बोले तो कल पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी देवकी को जब ये बात पता चली, उन्होंने दोनों को बुलाया। मुझे तथ्य चाहिए, आरोप नहीं। सोमेश्वर ने असली बही खाते रख दिए। रानी ने एक एक पन्ना देखा। मुझे भी हिसाब में गड़बड़ी नजर आ रही है। ये तो मंत्री के हस्ताक्षर हैं। आज तक मुझे भी मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा धोखा हो रहा हमारे पीछे। सेनापति जी, हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। दरबार का विशेष सत्र बुलाया गया। महाराजा महारानी सिंहासन पर बैठे। चाणक्यदत्त हमेशा की तरह आत्मविश्वास से खड़ा था। रानी ने कहा, आज राज्य का वास्तविक लेखा प्रस्तुत होगा। सोमेश्वर आगे आया और बोला, महाराज, जो आपको अब तक दिखाया गया वो अधूरा और बदला हुआ था। राजा ने कड़े स्वर में पूछा, चाणक्यदत्त, क्या ये सत्य है? मंत्री ने कहा, महाराज, ये सब षड्यंत्र है। ये लोग। वीरेंद्र ने बीच में कहा, षड्यंत्र आपने किया है। कर प्रजा से लिया गया धन आपने रखा। राजा खड़े हो गए। क्या तुम स्वीकार करते हो? चाणक्यदत्त चुप रहा। सैनिकों, इस दुष्ट मंत्री को गिरफ्तार करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति वीरेंद्र। हमारे राज्य को आप जैसे ईमानदार सेनापति की बहुत जरूरत है। आज मैं घोषणा करता हूँ, कल मैं खुद गांव में जाकर जनता की समस्याएं सुनूंगा। अगले दिन राजा स्वयं गांव पहुँचे। मंत्री ने मुझे अंधेरे में रखा, पर अब राज्य सच्चाई पर चलेगा। कर घटाए गए। दोषी अधिकारियों को हटाया गया। वीरेंद्र को फिर से सेनापति बनाया गया। राजमहल से दूर काले पत्थरों से बनी वही पुरानी जेल, जहां सभी छोटे अपराधी रखे जाते थे, आज वहां राज्य का सबसे कुख्यात कैदी बंद था।
लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था पूर्व महामंत्री कुटिलदत्त, वही चालाक दुष्ट मंत्री जिसने अपने दिमाग से पूरे राज्य को वर्षों तक भ्रम में रखा था। जेल की दीवारें ऊंची थीं, पर कुटिलदत्त का दिमाग उनसे भी ऊंचा चलता था। उसने चारों ओर नजर डाली और मंद स्वर में हंसा। सिंहासन छिन गया है, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में पछतावे का कोई भाव नहीं था, वहाँ सिर्फ योजना थी। जेलर भीमसेन दरवाजे के पास खड़ा था। यहाँ कोई मंत्री नहीं, सिर्फ एक कैदी है। चाणक्यदत्त मुस्कुराया। नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती जेलर साहब। भीमसेन कुछ समझ न पाया और चला गया। जैसे ही सन्नाटा छाया कुछ समय के लिए, सैनिक वहां से चले गए थे, चाणक्यदत्त ने पास की कोठरी में झांका। वहां एक दुबला पतला आदमी बैठा था, राघव। वही राघव जो कभी राजमहल में संदेशवाहक हुआ करता था और अब चोरी के आरोप में बंद था। चाणक्यदत्त ने धीमे स्वर में कहा, राघव, क्या अब भी बाहर के लोग तुम्हें सुनते हैं? राघव ने चौंक कर देखा। आप महामंत्री? अब सिर्फ एक कैदी, लेकिन अगर सही काम किया जाए तो फिर से बहुत कुछ बन सकता है। राघव ने उसको पूरी योजना बताई। राघव की आंखों में लालच चमका। कुछ ही दिनों में चाणक्यदत्त ने जेल के भीतर अपना छोटा सा संसार बना लिया। वो हर कैदी की कमजोरी जान गया, किसे पैसा चाहिए, किसे माफी, किसे बदला। रात के अंधेरे में वो फुसफुसाता, राजा ने तुम्हें छोड़ा नहीं, पर मैं तुम्हें आजाद करा सकता हूँ। धीरे धीरे उसके शब्दों ने जहर की तरह काम करना शुरू कर दिया। राघव के जरिए संदेश बाहर जाने लगे। पुराने अधिकारी जो पद से हटाए गए थे फिर से सक्रिय होने लगे। कुछ व्यापारी जिन्हें पहले मंत्री का संरक्षण मिला था, चोरी छिपे मिलने लगे। उधर महल में राजा धर्मकेतु अपने कक्ष में बैठे थे। सेनापति वीरेंद्र सामने खड़ा था। महाराज, खबर है कि चाणक्यदत्त कारागार में भी शांत नहीं बैठ रहा। राजा ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था सत्ता छिनते ही उसकी चालाकी खत्म हो जाएगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। महाराज, चाणक्यदत्त जितना सरल दिख रहा है उतना सरल है नहीं। अगर हमने चाणक्यदत्त को नहीं रोका तो वो और आगे बढ़ेगा। तुम सही कहते हो सेनापति वीरेंद्र, जेल की निगरानी दोगुनी कर दी जाए। जेल में चाणक्यदत्त ने ये खबर सुन ली। उसने हंसकर कहा, निगरानी बड़ी है, मतलब डर पैदा हो चुका है। उसने रात को राघव से कहा, अब अफवाह फैलाओ कि राजा प्रजा पर फिर से कर बराने वाला है। लेकिन महाराज तो ऐसा नहीं करेंगे तो ये संभव कैसे हो? सच जरूरी नहीं, डर जरूरी है। जो कहा है वही कर, तुझे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में बाजारों में फुसफुसाहट फैलने लगी। लोग कहने लगे, नया राजा भी पुराने जैसा ही है। राज्य में बेचैनी लौटने लगी। रानी देवकी ने ये सब देखा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतना सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ, ये असंतोष अपने आप नहीं फैला, इसकी जड़ कहीं और है। राजा ने सिर हिलाया। आप सत्य कह रही हैं महारानी। चाणक्यदत्त के बारे में ही विचार कर रही हैं। मैंने उसे कमजोर समझा। रानी बोली, उसे कमजोर मत समझिए, उसने जेल को ही अपना दरबार बना लिया है। चाणक्यदत्त ने अब सबसे बड़ा दाव खेलने की ठानी। उसने जेलर भीमसेन को बुलवाया। चाणक्यदत्त ने कहा, तुम्हारा बेटा सेना में भर्ती होना चाहता है। मेरी एक सिफारिश और तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, अगर तुम मेरे लिए। भीमसेन भीतर से कांप गया, पर उसने ये दिखाया नहीं। भीमसेन ने सीधे बात की। आप सीधे सीधे बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अरे, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए। एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना। मैं आपकी चांदी चांदी कर दूंगा। बस एक रात जब पहरा थोड़ा ढीला हो, बस। भीमसेन वहां से चला गया, लेकिन भीमसेन अंदर से उतना कमजोर नहीं था जितना चाणक्यदत्त समझ रहा था। वो सीधे सेनापति वीरेंद्र के पास गया। भीमसेन बोला, सेनापति वीरेंद्र जी, मंत्री जेल में रहकर भी राज्य हिला रहा है। अगर उसको जल्दी नहीं रोका तो बहुत ही उड़ंड मचा देगा। मुझे पहले से ही आभास हो रहा था, पर अब पक्का हो गया कि चाणक्यदत्त ने ही राज्य में विद्रोह का माहौल बनाया है। चाणक्यदत्त कितना दुष्ट और चालाक है। सेनापति वीरेंद्र ने तुरंत
राजा और रानी को सूचना दी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, अब चाणक्य दत्त के साथ कोई नरमी नहीं। अब हम खुद कल जेल जाकर चाणक्य दत्त से मिलेंगे। अगली सुबह राजा स्वयं जेल पहुंचे। चाणक्य दत्त सलाखों के पीछे खड़ा था। उसने राजा से व्यंग से कहा, तो महाराज खुद आए हैं, कैसे हैं महाराज आप? सत्ता चली गई पर तुम्हारी भूख नहीं। राज्य चलाना कला है महाराज, आप शासन करते हैं, मैं खेलता हूँ। राजा की आवाज ठंडी थी। और हर खेल का अंत होता है। चाणक्य दत्त, तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई बात मालूम नहीं है। भीमसेन ने हमें सारी बात बता दी है। तुम्हें दंड तो मिलके ही रहेगा। उन्होंने आदेश दिया, चाणक्य दत्त को 1 वर्ष के लिए एकांत कारावास में भेजा जाए। तब तक कोई संपर्क नहीं, कोई संदेश नहीं। 1 वर्ष के बाद चाणक्य दत्त को राज्य से निष्कासित किया जाए। चाणक्य दत्त की मुस्कान पहली बार डगमगाई। एकांत कोठरी में बैठा चाणक्य दत्त पहली बार चुप था। न श्रोता थे न मोहरे। चाणक्य की चालाकी किसी काम की नहीं रह गई। अब वह पूरी तरह बेबस था। राज्य में शांति लौटने लगी। जिस तरीके से वो प्रजा के साथ कर रहा था, एक ना एक दिन तो होना ही था। व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वो काम बेईमानी से हो तो ऐसी सत्ता किस काम की? बिल्कुल सही कह रही हो मीनू बिटिया। अंत में चाणक्य दत्त के पास पछतावे के सिवाय कुछ न बचा। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.